वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस जारी है। दोपहर 12 बजे डिस्कशन शुरू हुआ। बहस के लिए 8 घंटे का वक्त तय था, लेकिन पहले उसे रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया और अब भी इस बिल पर चर्चा जारी है। सरकार इस बिल को पास कराने को लेकर निश्चित है, वहीं विपक्ष भी हार मानने को तैयार नहीं। 20% मुस्लिम वोट का सवाल है, लेकिन आज संसद में सरकार ने वक्फ बोर्ड से उसकी कमाई का हिसाब मांग लिया। मंत्रियों ने पूछा कि जिस वक्फ बोर्ड के पास लाखों प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कमाई इतनी कम क्यों? इस सवाल की पड़ताल हमने भी की है। आखिर इस कम कमाई के लिए कौन है जिम्मेदार? देखिए इसका जवाब इस रिपोर्ट में। देश भर में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी, कितनी कमाई? वक्फ बिल पर क्यों हो रही है संसद से सड़क तक लड़ाई? वक्फ की प्रॉपर्टी का अब होगा पूरा हिसाब, कमाई के हेरफेर का अब देना होगा जवाब। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? वक्फ बोर्ड पर आखिर इतने सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? आपको यह बताने के लिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया टीवी रिपोर्टर्स की ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरह की धांधली की जा रही है। वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ की संपत्ति होने के बावजूद किस तरह कमाई के नाम पर हेरा फेरी की जा रही है। वक्फ के नाम पर किस तरह जमीन हड़पी जा रही है। गुजरात के सूरत में नगर निगम के अधिकार वाली जमीन पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। तमिलनाडु में वक्फ ने किसानों की पुश्तैनी जमीन को अपना बता दिया। मध्य प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे कर रसूखदार लोग अवैध कमाई कर रहे हैं। यूपी में 70% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रही हेरफेर की डिटेल दिखाने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वेबसाइट का मेन पेज है। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल इस वेबसाइट में देना जरूरी होता है। इस वेबसाइट के पहले कॉलम में ही देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो गई वो हमेशा के लिए हो गई। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवादों की जड़ यही अप्रोच है। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बताकर उस पर दावा ठोक देता है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्रिस्तान के बाद सबसे ज्यादा संख्या एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की जमीन की है। कई जगह उसने पूरे गांव के किसानों की जमीन पर अपना अधिकार जता दिया। नतीजतन आम लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए केस लड़ना पड़ता है। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ करीब 7,835 याचिकाएं दायर हैं। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल लिटिगेशन देखें तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ करीब 13,000 से ज्यादा याचिकाएं हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस क्यों होते हैं, उसका एक उदाहरण तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव में दिखा, जिसने वक्फ संशोधन बिल को बनाने में अहम भूमिका निभाई। कहा जा सकता है कि वक्फ संशोधन बिल में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचेंदुरई ने एक बड़ी भूमिका अदा की। इस गांव की कहानी 2022 की है। एक किसान राजगोपाल जो लोन जिन्होंने ले रखा था, उन्होंने लोन चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने की कोशिश की। जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें ये बता दिया गया कि उनकी ज़मीन उनकी नहीं है बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा गांव तिरुचेंदुरई जो तकरीबन 380 एकड़ में फैला हुआ है, ये बताया गया कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद लोग बुरी तरह परेशान हो गए। वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा ये नोटिस लगा दिया गया कि इस गांव की ज़मीन को उस शर्त पर ही खरीदा या बेचा जा सकता है जब खरीदार या जमीन को बेचने वाला वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आएगा। इसी का जिक्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में किया। तमिलनाडु के तिरुचि जिले का ये वही तिरुचेंदुरई गांव है जिसे वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ गांव की जमीन पर अपना हक जताया, बल्कि इस गांव में स्थित सदियों साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर को भी वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर नोटिफाई कर दिया। लेकिन बाद में तमिलनाडु की डीएमके सरकार की दखल के बाद इस गांव को वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से आजाद करवाया। लेकिन राज्य में वक्फ बोर्ड की दादागिरी को खत्म करने वाली डीएमके केंद्र में वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रही है। इसी का जिक्र आज अमित शाह ने लोकसभा में किया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने
तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। वक्फ बोर्ड पर इसी तरह के अवैध कब्जे करने के आरोप देश भर में लगे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ जमीन है। अगर प्रॉपर्टी के प्रकार की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्ति है। इसमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह और खेती की जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 16,713 चल संपत्ति है। वक्फ की 3,30,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड किया जा चुका है। वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर 1,24,735 संपत्ति के साथ यूपी पहले नंबर पर है। वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। यहां वक्फ की कुल 33,147 प्रॉपर्टी है। तेलंगाना जैसा छोटा राज्य वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर तीसरे नंबर पर है, जहां 32,158 प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख चल अचल संपत्ति है, लेकिन वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा कमाई होती है मस्जिद और उसके आसपास बनी दुकानों से। इसके अलावा कई शहरों में कमर्शियल एरियाज में वक्फ की गई दुकानें और कुछ प्लॉट्स उसके पास होते हैं। इनके किराए से वक्फ बोर्ड की कमाई होती है, लेकिन इस कमाई में किस तरह हेरफेर की जाती है, लोगों को किस तरह परेशान किया जाता है, इसका एग्जाम्पल गुजरात के जामनगर से आया। जामनगर के दरबारगढ़ में स्थित रतनबाई मस्जिद मार्केट के आसपास की दुकानों में स्थानीय निवासी 80-90 साल से दुकानें चला रहे थे, लेकिन 2013 में जब यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया तो मस्जिद ट्रस्ट ने इन दुकानों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर नोटिफाई कर लिया और दुकानदारों का किराया कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि दुकानदार इसका विरोध कर रहे थे। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पीड़ितों में हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी शामिल हैं। 75 ईयर से यहाँ पे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में दुकान है और हमको सभी को जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से नोटिस आई थी जो भाड़ा ज़्यादा करने की और वक़्फ़ का नया नियम लागू करने की नोटिस आई थी, जो हम सबको मंजूर नहीं है। और वही नोटिस के अनुसार हमने जवाब भी दिया था, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आया है। और हम सरकार से वही दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो वक़्फ़ का जो नियम है वो नाबूद किया जाए और सभी व्यापारियों को अच्छी तरह से जो अपने दुकान का जो रेगुलर रूल्स है वो जो अभी जो रूल्स जो पुराना रूल्स था वही लागू किया जाए। वही सरकार से दरख्वास्त है और ये रूल्स को नाबूद जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड है वो निकाल दें और जल्द से जल्द इसका निर्णय हो, ताकि हम जैसे छोटे छोटे व्यापारी हैं और हम जैसे जो रोजगार करने वाले हैं उनको ये भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और नए रूल्स में डालना चाहते हैं। ये हमें रूल्स भी मंजूर नहीं है, ना ही हमें नया भाड़ा मंजूर है। हम 81 मेंबर है, व्यापारी है, और वक्फ बोर्ड ने हमें 81 को नोटिस दिया है, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं। नोटिस में क्या कहा है? बस आप भाड़ा ज़्यादा करो और वो हमें मंजूर नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगा। हाँ, 90 साल से ऊपर ये जुमा मस्जिद का बारूद ने हम सब साथ में है चारों साइड ने। हमारे जैसे नोटिस 80 जना को आई। अभी आप क्या चाहते हो? हम वक़्फ़ नहीं चाहते, वक़्फ़ कायदा है वो खारिज हो जाए। सब व्यापारी की यही मांग है। जामनगर की ही तरह देश के ज्यादातर शहरों में मस्जिदों के आसपास की कई दुकान वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे वक्फ बोर्ड की कमाई होती है। लेकिन खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड की अपनी कमाई बहुत कम है। इसलिए यह सवाल बना रहता है कि वक्फ अपनी कमाई छिपाता है या जानबूझकर उसे अपने खास लोगों को सस्ते रेट में प्रॉपर्टी दे रखी है। 2006 में वक्फ बोर्ड के पास करीब 4.9 लाख प्रॉपर्टी थी, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसकी कमाई थी सिर्फ 163 करोड़ रुपए। असली कमाल तो उसके बाद हुआ। 10 साल बाद यानी 2016 में जब वक्फ की कमाई का हिसाब फिर से मांगा गया तो उसकी इनकम थी 166 करोड़। यानी 10 साल में वक्फ बोर्ड की कमाई सिर्फ 3 करोड़ रुपए बढ़ी, जबकि इस दौरान उसकी प्रॉपर्टी 4.9 लाख से बढ़कर करीब 9 लाख करोड़ हो गई। यानी प्रॉपर्टी में दोगुनी वृद्धि हुई और इनकम में सिर्फ 3 करोड़ रुपए। इसी के बाद यह आरोप लगा कि वक्फ बोर्ड में करप्शन हो रहा है। यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई सच्चर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तरीके से मैनेजमेंट होता तो 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती थी।
सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड के बारे में कांग्रेस की बनाई कमेटी कह रही थी कि वो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा, उसी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करने के लिए लाए जा रहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का आज कांग्रेस विरोध कर रही है। यही बात अब सरकार की तरफ से कही जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के साथ और गरीब मुसलमानों के खिलाफ हैं। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। जरूर। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। अब सवाल है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद वक्फ बोर्ड की कमाई इतनी कम क्यों है? दरअसल वक्फ बोर्ड पर कुछ खास लोगों का कब्जा होता है। ये रसूखदार लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों को ही वक्फ प्रॉपर्टी दे देते हैं। इनमें से कुछ से किराया नहीं लिया जाता, जब कई लोग नाम मात्र का किराया देते हैं। वक्फ बोर्ड और इससे जुड़ी संस्थाओं पर काबिज लोग इससे होने वाली कमाई का निजी इस्तेमाल करते थे, जबकि इस्लामी नियमों के मुताबिक वक्फ की कमाई सिर्फ परोपकार के काम और गरीबों की भलाई पर खर्च होनी चाहिए। वही लोग हो सकते हैं इसमें, एक तो कांग्रेस के वो लोग जो बरसों बरस से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनसे हमने कब्जे हटाने का प्रयास किया और उनसे कब्जा हटाकर हमने योग्य हाथों में देकर बेटे बेटियों की फीस भरने का काम किया। आप देखिए, हमने इंदौर में 220 बेटे बेटियों की 10-10 हज़ार रुपए की लगभग 22 लाख रुपए की फीस जमा की। तो ये आज से पहले क्यों नहीं होता था? ये पैसा कहाँ जाता था? इन पैसों से उन लोगों के घर चलते थे जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा। निश्चित रूप से बरसों बरस से जो इन संस्थाओं पर काबिज रहे हैं, उन्हीं की बातें तो जाएगी ना बात। अगर आप जिम्मेदारी पर थे तो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर हम जिम्मेदारी पर हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा अंदर गप और कड़वा कड़वा थू। तो ये निश्चित रूप से इन लोगों की जिम्मेदारी थी जो इन्होंने नहीं निभाई। अब इन्होंने परोपकार के कार्य की जगह, जन कल्याण के कार्य की जगह, फलाही कार्यों की जगह इन्होंने इस पैसों से अपना घर चलाने का काम किया। आज हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी और इसकी कमाई का निजी इस्तेमाल करने के अलावा वक्फ बोर्ड की आमदनी कम होने की एक और वजह रही। वक्फ का ध्यान प्रॉपर्टी से कमाई करने पर कम और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर ज्यादा था। प्राइवेट ही नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड के निशाने पर रहती थी। उदाहरण के लिए गुजरात में सूरत नगर निगम की इस बिल्डिंग को देख लीजिए। 1867 यानी 150 साल से भी ज्यादा वक्त से इस इमारत में सूरत नगर निगम का ऑफिस है, लेकिन एक मुस्लिम शख्स ने इस बिल्डिंग पर अपना दावा ठोका और गुजरात वक्फ बोर्ड ने इस सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया।